हाँ, यस बच्चों, अब अगर हमें कोई निश्चित समाकलन ज्ञात करना है जहाँ पर हमें सीमाएं उस समाकलन की दी गई हैं और हमें प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तो हम किस प्रकार से वहाँ समाकलन करेंगे ये हम इस सेक्शन में सीखेंगे। पहला सवाल है इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें तो प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं अंश जो हर का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 से अंश में गुणा कर देता हूँ और 2 से यहाँ भाग कर देता हूँ तो आपको दिख रहा है अंश हर का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। ये अंश हर का डेरिवेटिव अगर है तो हम इसका अनिश्चित समाकलन हो जाएगा लॉग ऑफ हर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट है हाफ बाहर से रहेगा, लिमिट है 0 to 1 और लिमिट रख देते हैं हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स इक्वल अपर लिमिट रखेंगे तो 1 + 1 माइनस लॉग ऑफ 0 + 1, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 + 1 और ये हो जाएगा लॉग हाफ ऑफ लॉग 2। यहाँ तो आपको प्रतिस्थापन की जरूरत नहीं पड़ी, प्रतिस्थापन से कर सकते थे लेकिन हम इसको प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे सवाल में हमें प्रतिस्थापन की आवश्यकता होगी ही, तभी हम इसका समाकलन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 वर्गमूल sin phi cos की घात 5 phi d phi, ये हमारे पास फलन है। तो इसका समाकलन प्रतिस्थापन विधि से ही होगा। हम sin phi बराबर t रखेंगे, cos phi d phi = dt होगा। तो इसका समाकलन हमेशा प्रतिस्थापन से ही होगा। तो इसको एक बार हम थोड़ा सा रिराइट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 वर्गमूल sin phi, क्योंकि sin phi बराबर मैं t रखूँगा तो cos की घात 5 को लिख देते हैं cos की घात 4 phi और cos phi d phi। तो प्रतिस्थापन द्वारा अगर हम sin phi बराबर t रखेंगे, cos phi बराबर t नहीं रख सकते हैं क्योंकि sin phi तो वर्गमूल के अंदर है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो sin phi बराबर हमें t रखना होगा तो cos phi d phi = dt हो जाएगा। और sin phi = t रख रहे हैं तो ये जो ये cos वाला फलन है इसको भी हमें t के पदों में लिखना होगा, तो इसको sin के पदों में लिख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन 0 to π/2 वर्गमूल sin phi इंटू cos स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, cos की घात 4 phi को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर phi का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर phi बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर phi का होल स्क्वायर। ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज cos स्क्वायर phi हुआ 1 - sin स्क्वायर phi का होल स्क्वायर इंटू cos ऑफ phi d phi। अब प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना sin phi बराबर t, तो माइनस इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos phi d phi = dt। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब हमने चर को प्रतिस्थापित कर दिया phi से हम t में चले गए हैं तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। यही एक नई चीज़ है कि प्रतिस्थापन, अगर प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, वहाँ सीखने की बात केवल यही है कि अगर चर प्रतिस्थापित हो गया तो लिमिट कैसे प्रतिस्थापित होगी। देखिए, जब पहले था हमारे पास phi = 0 था तो t बराबर क्या हो जाएगा, अब लिमिट, पहले लिमिट लग रही थी phi पे, अब आगे लिमिट लगेंगी t पर, क्योंकि चर जो है phi से t में आ गया है। तो t बराबर हो जाएगा, जब phi = 0 है तो t बराबर sin 0, क्योंकि phi = 0 है तो sin 0 = 0 हो गया। और जब phi = π/2 है तो t = हो जाएगा sin π/2 और sin π/2 = 1 होता है। तो लिमिट जो है 0 से π/2 की जगह अब 0 से 1 में प्रतिस्थापित हो जाएंगी। पहले लिमिट थी 0 to π/2 और लिमिट हो जाएंगी 0 to 1। यही एक नई चीज़ है और सब हम जैसे पहले करते आए थे वही बात है। तो बराबर इंटीग्रेशन लिमिट हो गई अब 0 to 1, sin phi को हमने t रख दिया तो ये वर्गमूल t हो गया, 1 माइनस फिर से sin phi = t रख दिया तो t स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos phi d phi = हो गया dt। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर देना है। इससे इंटीग्रेशन 0 to 1, ये t की घात 1/2 है तो 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर से खोल देते हैं, 1 + a² धन b², t की घात 4 - 2t स्क्वायर dt। अब t की घात 1/2 से अंदर गुणा कर दीजिए, t की घात 1/2 धन t की घात
4 धन 1/2, तो टी की घात 9/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब घातें आपस में गुणा करने पर जुड़ जाती हैं, तो 4 धन 1/2 हुआ, 4 दूना 8 है, 9/2 हो गया ये। तो टी की घात 9/2 यानी 2 गुणा 2 धन 1/2, ये 2 धन 1/2 घातें जुड़ जाएंगे गुणा करने पर, यानी टी की घात 5/2। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। अब ध्यान रखना है कि लिमिट लगा देनी है, चर को आप वापस रखने की जरूरत अब नहीं है। चलो पहले सवाल है, इसको कर ही लेते हैं। दिस इक्वल टू, अब टी की घात 1/2 को हमने इंटीग्रेट करा तो हो जाएगा 1/2 धन 1, 3/2 बट्टे 3/2 यानी 2/3 धन टी की घात 9/2 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 9/2 धन 1 हो जाएगा टी की घात 11/2 बट्टे 11/2 यानी गुणा 2/11 ऋण ये टी की घात 9/2 था, यानी टी की घात 9/2 धन 1 यानी 11/2 बट्टे 11/2 या गुणा 2/11 ऋण 2 गुणा टी की घात 5/2 यानी हो जाएगा 2 गुणा टी की घात 5/2 धन 1 यानी 7/2 ऋण 2 गुणा टी की घात 7/2 बट्टे 7/2 या गुणा 2/7 और लिमिट अब आ गई है 0 to 1। आप सीधे लिमिट रख देंगे, 0 to 1 लिमिट आ गई। तो दैट अब आपको चर को वापस बदलने की जरूरत नहीं है। दैट इक्वल टू लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 2/3 धन 2/11 ऋण 4/7। टी इक्वल टू आपने 1 रखा। अब टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कुल हल हमारे पास ये आया। अब इसका लॉसा हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है तो लॉसा हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 11। अब ये अब 3 से इसको भाग करेंगे तो 11 गुणा 7 77 गुणा 2 धन 11 से इसे भाग करेंगे आया 7 21, 2 गुणा 21 ऋण 7 से इसे भाग करेंगे तो 11 33 गुणा 4। तो हल करके ये आया 2 से 14, 2 से 14 1 15, 21 गुना 42, यहाँ 4 3 12, 4 3 12 1 13 बट्टे 7 21, 21 गुणा 11, 11 के 11, 11 दूना 22 1 23, चल करके आया ये 4 2 6, 4 2 6, 5 4 9 और 196 ऋण 132 बट्टे 231 बराबर 6 में से 2 4, 6 में से 2 4 और 9 में से 3 6, 64 बट्टे 231। ये फाइनल आंसर हुआ, निश्चित समाकलन हुआ इसका। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन द्वारा किसी फलन का समाकलन करते हैं। तो प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन एक अगला सवाल तीसरा देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब भी इस तरह का आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है पहले देख लीजिए, चाहे आपको डिफरेंशिएट करना हो चाहे इंटीग्रेट करना हो उन फलनों को, पहले उनका सरलीकरण कर लीजिए। तो इस फलन का सरलीकरण करने पर कैसे होगा कि जब ये साइन थीटा आ जाएगा, ये साइन बाय साइन थीटा आएगा तो आप थीटा रख लेंगे। ये कब आएगा? जब हम जानते हैं कि x इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो जाता है। तो ये प्रतिस्थापन करेंगे पहले, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा, बाद में आप थीटा को वापस कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको वापस जरूरत नहीं है, निश्चित समाकलन में इसकी जरूरत नहीं है, थीटा को वापस रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः आप क्या करते हैं, उस चर को वापस करते हैं फिर से, x इक्वल टू साइन टेन थीटा है तो निश्चित समाकलन में तो एक वास्तविक संख्या मिलेगी, तो ये चर की वो आवश्यकता हमें लास्ट में नहीं पड़ेगी, हम इन लिमिट को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको वापस में थीटा की वैल्यू नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन सामान्यतः जब निश्चित समाकलन नहीं होता तो आपको चर की वैल्यू वापस रखनी पड़ती है। तो ये प्रतिस्थापित करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साथ में लिमिट भी चेंज होंगी, जब x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 था तो हमें थीटा, अब चर जो है थीटा है यहाँ पर, तो जरूरत पड़ेगी थीटा की। थीटा इक्वल टू हमारे पास है टेन इनवर्स x। तो जब x इक्वल टू 0 था तो थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स 0।
tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 होगी। तो जरूरत ये थीटा का मान निकालने के लिए होगी, चर का मान वापस रखने के लिए जरूरत नहीं होगी, वो लास्ट में रहेगा ही नहीं चर। तो जब x इक्वल टू 0 था तो थीटा इक्वल टू हमारे पास है ये, जब x इक्वल टू 0 था तो थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0। और जब x इक्वल टू अपर लिमिट है 1 है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 हम जानते हैं ये पाई बाय 4 हो गया। तो जब x इक्वल टू 0 था थीटा इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। इस प्रकार से इस निश्चित समाकलन की सीमाएं जो है परिवर्तित हो जाएंगी चर के बदलने पर। तो लोअर लिमिट तो अब भी 0 रही और अपर लिमिट इसका पाई बाय 4 हो गया। ये फलन कैसे चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स इक्वल टू है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका फिर से समाकलन किया जाना है, दो अचर है थीटा sec स्क्वायर थीटा का फिर से इंटीग्रेशन करना है। अब ये दो फलनों का गुणन है थीटा और sec स्क्वायर थीटा, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, खंडशः समाकलन और आइलेट का उपयोग करके। थीटा फर्स्ट फंक्शन होगा, sec स्क्वायर सेकेंड फंक्शन होगा, तो बराबर हो जाएगा। इस समय दो बाहर से रहेगा। अब एक नई चीज और सीखेंगे हम इसमें, जब निश्चित समाकलन है तो खंडशः समाकलन की सीमाएं कैसे लगाएंगे। तो खंडशः समाकलन करते समय जो सीमा लगाते हैं उसको कैसे करते हैं सीखें इसको। पहले 2 को आप इस पूरा समाकलन जो है 2 से गुणा होगा तो बाहर से 2 ले लीजिए। फर्स्ट फंक्शन थीटा होगा, अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। जो लिमिट है 0 टू पाई बाय 4 आप यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन असल में हमें करना क्या है, जो लिमिट लगानी है पूरे समाकलन का लिमिट लगानी है। तो इसमें अगर आपने यहाँ लिमिट लगा दिया तो 0 टू पाई बाय 4 से थीटा जो है आपका अवमुक्त हो जाएगा, वो गलत है। तो थीटा में भी लिमिट लगनी है, थीटा भी जब इंटीग्रेट हो रहा है तो थीटा चर नहीं रहना है, यहाँ पर चर का मान जो है 0 से पाई बाय 4 तक वेरी कर रहा है। तो आप 0 टू पाई बाय 4 यहाँ लिमिट मत लगाएं। एक तरीका तो है आप थीटा की लिमिट यहाँ लगा दें, फिर 0 टू पाई बाय 4 यहाँ लगाएं। ऐसा ना करके एक काम करते हैं, पूरे का बड़ा कोर्स लगा के जो भी इंटीग्रेशन के बाद आ रहा है फिर लिमिट लगा देंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं अंदर ही केवल फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस पूरे का डी थीटा यानी ये डी थीटा इसके सापेक्ष है और ये जो डी थीटा इसके सापेक्ष है। अब इस पूरे के बाहर से जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें लिमिट 0 टू पाई बाय 4 लगा दीजिए। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग लिमिट लगाना है, इसमें भी लिमिट लगाना है और यहाँ भी लिमिट लगाना है, यहाँ भी लिमिट लगाना है। सभी जगह इतनी जगह लिमिट लगाने के बजाय हम ऐसा करते हैं, जो भी इंटीग्रेशन के बाद आएगा उसके बाहर से लिमिट लगा देते हैं 0 टू पाई बाय 4। दिस इक्वल 2 गुणा थीटा गुणा और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, जैसे x का x के सापेक्ष 1 होता है, थीटा का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा फिर से tan थीटा हो गया डी थीटा लिमिट 0 टू पाई बाय 4। इसको भी इंटीग्रेट कर लो, दैट इज 2 इंटू थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा और लिमिट हो गई 0 टू पाई बाय 4। दिस इक्वल टू 2 गुणा, अब अपर लिमिट रखा है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो जाएगा पाई बाय 4, थीटा की जगह पाई बाय 4 tan पाई बाय 4, जहाँ पर थीटा था वहाँ पर पाई बाय 4 रखना, माइनस log sec पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट आपको रखना है एक्स थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो पहला पद हो जाएगा 0 और छोटे कोष्ठ के अंदर रख लेता हूँ, पहला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा गुणा
10 जीरो जीरो हो गया ये, माइनस लॉग ऑफ सेक जीरो बड़ा कोस बराबर 2 गुणा पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 1 हो गया, माइनस लॉग ऑफ सेक पाई बाय 4 हो जाएगा लॉग रूट 2, सेक पाई बाय 4 बराबर वर्गमूल 2, माइनस ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस लॉग सेक 0 माइनस लॉग सेक 0 का मान होता है लॉग 1, सेक 0 का मान 1 होता है, और हम जानते हैं कि log 1 का मान भी शून्य होता है, ये वाला पद भी शून्य हो जाएगा, बराबर 2 गुणा 2 से अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई बाय 2 गुणा पाई बाय 4 ऋण 2 गुणा 1/2 log 2, वर्गमूल 2 का मतलब हुआ 2 की घात 1/2, तो घातांक में पहले ही ले आया, log n की घात n बराबर n log n, ऐसे मैंने हल करके 2 यहाँ भी कटा, बराबर आया ये पाई/2 ऋण log 2, ये इसका समाकलन हुआ। अब इसी का चौथा सवाल जैसे है, इंटीग्रेशन 0 to 2 x वर्गमूल x + 2 dx। ये शुरू का सवाल था, जब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे थे तो हमने कहा था कि वर्गमूल के अंदर अगर एक पदी व्यंजक होता है, यानी ये x + 2 वर्गमूल x + 2 वर्गमूल x होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपस में गुणा कर देते, इनको इंटीग्रेट कर लेते। ये दिक्कत इसलिए हो रही है कि द्विपद जो है वर्गमूल के अंदर है, तो इसी को प्रतिस्थापित करते हैं हम। ये सवाल हमने शुरू में कर रहे थे, तो माना x + 2 = नया चर देते हैं t, तो x बराबर हम रख देंगे t - 2 और dx = हो जाएगा dt। अब ध्यान रखना है, जब आपने चर का प्रतिस्थापन कर लिया है तो लिमिट भी चेंज करनी है। तो जब यहां पर चर था x, तो x = 0, तो t बराबर होना है x धन 2, t बराबर होना है x धन 2, x बराबर है 0, तो 0 धन 2 बराबर 2, और जब x = 2 है तो t बराबर x धन 2, x है 2 धन 2, x धन 2 और x बराबर है 2, तो 2 धन 2 बराबर 4। तो इस प्रकार से इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, बराबर लिमिट हो जाएगी जब x = 0, t = 2, x = 2 और t = 4, तो 2 to 4 इसकी लिमिट हो जाएगी, और x बराबर है अब t - 2 और वर्गमूल t dx = हो जाएगा dt। इसको आपस में गुणा कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2 to 4, t की घात 1 धन 1/2, तो t की घात 3/2 हो जाएगी, ऋण 2 गुणा t की घात 1/2 ये हो जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए और लिमिट रख दीजिए, इस तरह से चौथा होगा। पांचवा अगर देखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x, 1 + cos² x dx। तो यहाँ भी ऐसे ही प्रतिस्थापन होगा, क्योंकि अंश जो है ये cos x जो है sin x जो है cos x का ही डेरिवेटिव है, केवल चिन्ह का फर्क है। तो मान लेते हैं, माना cos x बराबर t, तो माइनस sin x dx = dt और sin x dx बराबर हो गया माइनस dt, ये इंटीग्रेशन होगा। अब क्योंकि चर चेंज हो गया तो लिमिट भी चेंज होगी। जब x = 0 है तो t बराबर है cos x, यानी cos of 0 = 1, cos of 0, x = 0 है तो t = ये हो जाएगा। जब x = π/2 है तो t बराबर हो जाएगा cos π/2, क्योंकि t बराबर cos x है, cos π/2 = होता है 0, तो इसकी लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन, x = 0 है तो t = 1 है, x = π/2 है तो t = 0 है, और हो जाएगा माइनस, बाहर से हो जाएगा क्योंकि sin x dx = माइनस dt है, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो dt बट्टे 1 + t² हो गया। cos x = हमने t रखा है। अब हमें जानते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होता है dt/1 + t² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan 1 t, और लिमिट है 1 to 0, दैट इज माइनस ऑफ अपर लिमिट tan 1 0 माइनस लोअर लिमिट tan 1 1 माइनस
tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो फाइनल इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा पाई बाय 4। इस प्रकार से हम इसका समाकलन करते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा इस प्रकार से हम समाकलन करते हैं। तो इसमें चाहे छठा, सातवां, आठवां सवाल देखिए थोड़ा। आठवां है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 upon x माइनस 1 upon 2x स्क्वायर e की घात 2x dx। ये फलन है। ये आपको याद होगा जब हम खंडशः समाकलन कर रहे थे तो ये फलन वहाँ पर आए थे जब e की घात x f(x) प्लस f'(x) पैटर्न के जो सवाल आए थे वो इस प्रकार का है। तो इसको दो अलग अलग समाकलन में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 1 upon x e की घात 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 2x e की घात 2x dx। इस वाले को ऐसे रहने देते हैं, लिमिट इसमें भी 1 to 2 रहेगी। अब इस वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट वाले को, ठीक है। इसको खंडशः समाकलन से इंटीग्रेट करेंगे और इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है। और ये जो जब आप e की घात 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 यहाँ से डिफरेंशिएट हो गया है। वैसे 1 upon x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon x स्क्वायर है, ये जो 2 आया है वो इसके डेरिवेटिव से आया है। तो आप ये देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले वाले फलन को इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा पद जो है अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखिए, f(x) प्लस e की घात x f(x) प्लस f'(x) पैटर्न का है, ध्यान रखिए, एक बार याद करिए इसे। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये है इंटीग्रेशन, एक बार मैं फिर से यहाँ और लिख देता हूँ। 1 to 2 1 upon x e की घात 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 upon 2x e की घात 2x dx, ये है। तो इसको हम टेस्ट नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे खंडशः समाकलन। फर्स्ट फंक्शन 1 upon x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 2x dx, लिमिट यहाँ लगा देते हैं, e की घात 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 2x dx होल dx, और इस लिमिट को 1 to 2 को यहाँ पर होल्ड पर रखते हैं, माइनस जो पूरे का जो इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा हमारे पास उसकी लिमिट मैंने बाहर लगा दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 upon 2x e की घात 2x dx हुआ। तो पहला पद तो हमारे पास सॉल्व हो गया, ये 1 upon x e की घात 2x का इंटीग्रेशन हुआ e की घात 2x बट्टे 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon x हो जाएगा प्लस 1 upon x स्क्वायर, क्योंकि 1 upon x का इंटीग्रेशन माइनस 1 upon x स्क्वायर होता है, प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की घात 2x हो जाएगा e की घात 2x बट्टे 2 dx, लिमिट को एक मिनट के लिए यहीं पर रखता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 upon 2x e की घात 2x dx, ऐसे हो गया। अब इसमें तो समाकलन वाला पद है नहीं, तो इसमें तो अलग से लिमिट लगा देता हूँ, 1 upon x इंटू e की घात 2x बट्टे 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 2, प्लस जो यहाँ पर मेरे पास आया है ये, इसकी लिमिट जो है इंटीग्रेशन में लगा देता हूँ फिर से, क्योंकि ये दोनों पद एक ही हैं, लिमिट इसकी भी है 1 to 2, लिमिट इसकी भी है 1 to 2, ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 upon 2x स्क्वायर e की घात 2x dx माइनस ये पहले से था जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं किया 1 to 2 e की घात 2x बट्टे 2x है ना, e की घात 2x बट्टे 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर था, सॉरी मैंने शुरू से ही गलत लिखा, e की घात 2x स्क्वायर ये था, 1 upon x माइनस 1 upon 2x स्क्वायर था, 1 upon 2x स्क्वायर 1 upon 2x स्क्वायर, और ये भी 1 upon 2x स्क्वायर है, 1 upon 2x स्क्वायर है। तो 2x e की घात 2x अपॉन 2x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 e की घात 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx, ये दोनों कट गए। इंटीग्रेशन 1 to 2 e की घात 2x अपॉन 2x स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 to 2 e की घात 2x अपॉन 2x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारे पास ये आया, यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट आया 1 upon 2 इंटू e की घात 2 गुणा 2 4 बट्टे 2, देन लोअर लिमिट x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1 upon 2 इंटू e की घात, सॉरी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट हुई 1 upon 2 e की घात 4 upon 2 माइनस x इक्वल टू 1 हुआ तो 1 upon 2 e की घात 2,
यानी ये आया e की घात 4/2, 2 दूना 4 ऋण e की घात 2/2, ये फाइनल इंटीग्रेशन होगा। इस प्रकार से खंड सह समाकलन द्वारा हम कैसे समाकलन करेंगे, यानी ये उस पैटर्न का है e की घात x fx प्लस f डैश x पैटर्न का। इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम जैसे इस वाले फलन को छोड़ देते थे 2x² को, इसको छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर जब आप लिमिट रख रहे हैं, इसमें तो आप लिमिट रख लीजिए अलग से, इसकी लिमिट फिर से इस इंटीग्रेशन में लगा दीजिए, क्योंकि दोनों फलन एक जैसे ही हैं, तो और एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। तो ये हुआ खंड सह समाकलन यानी निश्चित समाकलन को प्रतिस्थापन की विधि से हम कैसे हल करेंगे, कैसे उनका समाकलन ज्ञात करेंगे, ये सवाल हमने इस एक्सरसाइज में करें। अब अगले वीडियो में हम निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों पर बात करेंगे। आप इसमें जो सवाल बचे हैं उनको हल करिए। अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप मुझे बताइए।